सो वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इससे पहले हमने जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास यूनिट्स है, उसका कन्वर्जन किस लिए किया जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मास है। ओके, सो मास देखो, ध्यान दो कि 10 मिलीग्राम। ओके, 10 मिलीग्राम मीन्स कितना होता है, 1 ग्राम होता है। ओके, और उसके बाद आपको 15.43 ग्रीन्स, दैट इज द 10⁻³ किलोग्राम होता है। ओके, ये छोड़ दीजिए आप। ओके, या आप इस तरह याद भी रख सकते हो। ओके, मीन्स 10 मिलीग्राम 1 ग्राम। तो इसको ऐसे याद रखिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है हमारे पास हाउ मच, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। ओके, ये होता है 1000 मिलीग्राम। तो इसे याद रखने के लिए एक हमारे पास ट्रिक है, वो भी ट्रिक में भी मैं बताऊंगा कि किस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स याद भी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम, तो ये हो जाता है 10⁻⁻⁶। ओके, तो ये जो 10⁻⁻³ दिया गया है, 10⁻⁻³ किलोग्राम मीन्स 1 ग्राम होता है। ओके, तो ये यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻⁶। ओके, 1000 × 10⁻³ सो 1000 मीन्स 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, सो 10 यहाँ पे लिखना है, और ये जो पावर होता है उसका एडिशन होता है 6। सो हमेशा याद रखना 10⁻⁶ मिलीग्राम, ओके, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2.20 पाउंड्स भी होता है। एंड 1000 किलोग्राम मीन्स होता है 1 टन। ओके, 1000 किलोग्राम मीन्स होता है 1 टन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 0.394 इंच भी होता है। ओके, तो एक हम सिंपल कन्वर्जन देख लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारे पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1000 मीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। उसके बाद होता है हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 10 mm। ओके, तो ये याद हमेशा रखना है। और यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है, 1 फुट। 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है। ओके, अब उससे पहले एरिया का कन्वर्जन देखने से पहले एरिया होता क्या है वो हम देखेंगे। लेट अस सी कि आपके पास एक फार्म लैंड है। ओके, एंड फार्म लैंड में आपको कुछ ग्रो कराना है, तो आप क्या करेंगे, अंदर वाले एरिया में ग्रो करेंगे। तो ये जो अंदर वाला जो एरिया है, ओके, इसका मेजरमेंट कितना है, ओके, दैट इज कॉल्ड एरिया। टोटल लैंड, इस बाउंड्री के अंदर टोटल लैंड कितना है, टोटल सरफेस कितना है, दैट इज कॉल्ड एरिया। अब एरिया के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन्स है, उसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया है कि 4046 स्क्वायर मीटर, ओके, इज इक्वल टू 1 एकड़। अब हमेशा एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा ही क्यों होता है वो आज हम समझेंगे। लेट अस सी कि ये जो एरिया होता है, लेट अस सी आपके पास कुछ इस तरह की जगह है। तो हमेशा अगर मैं इस सभी जगह को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, छोटे छोटे स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या मेरा एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें पता है कि सर स्क्वायर में हमारे पास, ध्यान दो, अगर हम इसे जूम करेंगे, ओके, तो स्क्वायर हमें पता है कि स्क्वायर कुछ इस तरह होता है। स्क्वायर का अगर मुझे एक साइड हमें पता होगा, लेट अस सी स्क्वायर का एक साइड हमारे पास ए है, तो ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा। एंड जब मैं दो साइड का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो दो साइड का जब मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये जाता है ए स्क्वायर। ओके, और ये ए स्क्वायर ही होता है इसका एरिया। तब हमें पता है कि अगर एक साइड हमारे पास सेंटीमीटर में देखी होगी तो दूसरे साइड भी सेंटीमीटर में ही होगी। तो इस तरह सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर का पावर 2। अगर मीटर होगा तो मीटर का पावर 2। तो हमेशा जो एरिया होता है, ओके, तो हमें ये सोचना है कि ऐसे छोटे वाले स्क्वायर मिलकर इस टोटल एरिया में कितने स्क्वायर आएंगे। इसलिए हमेशा जो एरिया होता है, ओके,
वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 4046 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 एकड़। तो मैक्सिमम जो फार्मलैंड होती है वो एकड़ में मेजर किया जाता है। 108 हेक्टर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास और एक डिफरेंट यूनिट है, दैट इज द वॉल्यूम। अब और एक बात ध्यान रखना कि ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम अब कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। ठीक है। तो कैपेसिटी, अब मेनली ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये कैपेसिटी मेनली यूज किया जाता है जो हमारे पास लिक्विड होता है। ओके। तो लिक्विड सब्सटेंस को मेजर करने के, फॉर एग्जांपल हमारा हो गया मिल्क, हो गया रॉकेल, हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया वाटर, हो गया, ये सभी को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट यूनिट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम, और उसे कैपेसिटी भी बोला जाता है। तो ये अब आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि 10 मिलीलीटर, ओके, 10 ml, दैट इज द 1 सेंटीलीटर, और 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 0.018 पिंट होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 ml, ओके, 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके। तो मेनली आप वाटर का जो मेजरमेंट होता है 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसमें हम कुछ मेजरमेंट करता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ इसका भी कन्वर्जन दिया गया है, ये भी पढ़ लीजिए आप। और 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेका लीटर, दैट इज 2.2 गैलन। अब ये जो गैलन यूनिट है, बहुत बार आप देख सकते हो जो हमारे पास पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है वो मेनली गैलन में मेजर किया जाता है, क्योंकि ये एक बड़ा यूनिट है। तो हमेशा याद रखना, अगर हमें वॉल्यूम दैट इज अ कैपेसिटी मेजरमेंट किसका करना है, लिक्विड का मेजर करना है, तो हम हमेशा वॉल्यूम मेजर करते हैं। और ये जो वॉल्यूम के जो यूनिट्स है वो मिलीलीटर, ml, सेंटीलीटर, डेका लीटर और गैलन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेट्रिक प्रीफिक्सेस। अब देखो, मेट्रिक प्रीफिक्सेस आप बाकी के तो पढ़ सकते हैं, बट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी की चीज़ें आप खुद यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा एक बात रखना, माइक्रो सबसे छोटा क्या होता है। देखो, कुछ दिन पहले एक नैनो कार आई थी। ओके। तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है, ओके, वो होता है पहले थोड़ा नैनो। ओके। पहला आता है माइक्रो, उसके बाद आता है नैनो, उसके बाद आता है पीको, उसके बाद आता है फेम्टो, उसके बाद आता है अट्टो। ओके। ये 3-4 आप याद कर लीजिएगा। ओके। इसके बाद वाले भी आपको करना है, बट ये जो 3 है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻⁻⁰ मीटर। नैनो मीन्स होता है 10⁻⁹मीटर। पीको मीन्स होता है 10⁻⁻12 मीटर। और फेम्टोमिन्स होता है 10⁻15। और हमारे पास जब ओटो आता है ये होता है 10⁻⁻18। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं 6, 9, 12। ओके। तो हमारे पास ये जो है 3-3 के गैप से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो ये होता था योक्टो, दैट इज द 10⁻⁻24 मीटर। याद रखना, ये होता है मीटर, नॉट अ सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻24, दैट इज द ऑक्टो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, ये सबसे छोटा यूनिट होता है। अगर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आप और एक यूनिट दिखाई देगा, दैट इज द योटा। ओके। इसका मीनिंग होता है 10⁻24 मीटर। इसका मीनिंग मतलब ये है कि 10 के ऊपर, ओके, 24 जीरो, 10 के ऊपर कितना होगा, 24 जीरो। तो ये दो चीज़ें याद रखना, एक तो होता है सबसे बड़ा यूनिट योटा, और हमारे पास तो सबसे छोटा यूनिट होता है योक्टो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं, तो आप बाकी का रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, लेट अस सी, अगर मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास फार्मलैंड है, अब मुझे इसे मेजर करना है, तो मेजर तो मैं लीटर में तो करूंगा नहीं, मुझे लेंथ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द यूनिट। ओके। तो लेंथ हमारे पास एक यूनिट है। तो ये जो लेंथ जो होता है, ओके, ये जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड अ डायमेंशन। लेट अस सी, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का एक हमारे पास ब्रिक है, लेट अस सी, या 1 किलोग्राम की कोई भी हमारे पास चीज़ है,
तो अगर मुझे वेट मास मेजर करना है तो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। ओके, हम लीटर में तो मेजर नहीं करने वाले हैं। तो ये जो किलोग्राम यूज में आ रहा है ना, ओके, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास दैट, ओके, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, temperature, okay, luminous intensity and amount of substance, these are the unit, and this unit is also called a dimension। उसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, मास को यहाँ पे m बोला है, लेंथ l, टाइम 40, इलेक्ट्रिक करंट के लिए a क्यों दिया है? ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हम एम्पियर में मेजर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पे यूनिट a दिया गया है। अब टेम्परेचर के लिए टी देना चाहिए। ओके, बट टेम्परेचर जो हम मेनली जो होता है, ओके, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। वैसे तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है, बट उसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज़ अ स्टैंडर्डाइज यूनिट होता है, वो केल्विन होता है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का मेजरमेंट हम किस में करेंगे? हम केल्विन में करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। अब लुमिनस इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है? ध्यान दो कि लेट अस सी, कोई भी बॉडी अपना खुद का लाइट जब प्रोड्यूस करती है, दैट इज द सन, सन खुद का लाइट खुद प्रोड्यूस करती है, स्टार खुद का लाइट खुद प्रोड्यूस करती है, लाइट बल्ब। ओके, सो जो बॉडी खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड लुमिनस बॉडी, बट जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है दे आर नॉट कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। तो कोई भी बॉडी कितना चमकती है या उसके पास जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज़्यादा, बहुत कितना ज़्यादा पावर का वो लाइट, ओके, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम किस में मेजर करेंगे? हम कैंडेला में मेजर करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक माइक्रो लेवल पे यहाँ पे मेजर किया जाता है और उसका यूनिट होता है मोल। ओके, अब हम देखते हैं कि डायमेंशन मेजर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशन दिया गया है, डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पीड। तो यहाँ पे कुछ आपको फार्मूले लर्न भी करने हैं। लेट अस सी, अगर मैं डायमेंशन ऑफ द स्पीड देखूंगा तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमेशा याद रखना। अब हमें पता है कि सर हम डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? सर ऑब्वियसली लेंथ में मेजर करेंगे। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस में लेंथ ही होता है, दैट इज अ डायमेंशन। एंड टाइम क्या होता है? टाइम हम टी, दैट इज अ टेम्परेचर, सॉरी, टाइम मीन्स टी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, एल अपॉन टी आया, अगर मैं इस टी को ऊपर लेके जाऊंगा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, जब ये पावर ऊपर जाता है तो एल, तो ये हो जाता है टी का पावर, एल का पावर तो 1 है बट टी का पावर -1 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल टी -1। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर एल के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर, जो प्रेशर का जो यूनिट होता है ये होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे, ओके, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द प्रेशर, दैट इज द प्रेशर। अब प्रेशर का आप, अब अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आया? हमारे पास जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। एंड थर्ड लॉ है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, वहाँ से फार्मूला आ गया है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है मास। ओके, मास का ऑलरेडी एम ही आएगा हमारे पास, एम आएगा। एंड ये जो एक्सेलरेशन होता है, ओके, एक्सेलरेशन हमने देखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का पहले से डायमेंशन निकाल के है, क्या आता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन? एल टी -2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एम एल टी -2 और हमारे पास नीचे क्या है? L2। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, L2 -T। ओके, तो अगर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 है, एम एल 1 -2, क्योंकि इसका 2 ऊपर चला गया,
ओके, और ये आ गया हमारे पास T -2, तो हमारे पास बचेगा ml-1 T-2। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो होते हैं डायमेंशन हमारे पास आते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशन है वो आप निकाल भी सकते हो फार्मूले से, और हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी गिवन है। जैसा होता है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालोगे तो ये भी आता है लेंथ इनटू ब्रेथ ही आता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और इसका ये डायमेंशन होता है। वेलोसिटी हमारे पास होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी, इसे याद रख सकते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मास इंटू स्पीड स्क्वायर एम वी स्क्वायर। ओके, कुछ बार बहुत बार यहाँ पे स्पीड दिया गया है, एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड दिया गया है। ओके, आप उसे वेलोसिटी भी बोल सकते हो। देन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे याद रख सकते हैं हम, पी ई इज इक्वल्स टू, ओके, एम जी एच, दैट इज अ मैगी, एम जी एच। और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी गोज टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी गोज टू एम जी एच। अब और एक मैं टाइप की एनर्जी बताऊंगा, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जब मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन से हैं, मतलब जिसके पास डायमेंशन नहीं है। ओके, मतलब जिनको हम लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडलाइज में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो एंगल होता है, अब एंगल क्या होता है, दो लाइंस के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। और ये जो एंगल होता है हम डिग्री में मेजर करते हैं। ओके, या कभी कभी थीटा में मेजर किया जाता है। तो ये जो हमारे पास ये जो यूनिट है वो ना तो मास में है, लेंथ है, टाइम है, ओके, ना हमारे पास कैंडेला में है, तो ये कुछ डिफरेंट यूनिट बन जाता है। इसलिए एंगल जो होता है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। वैसे हमारे पास सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पॉइजन्स रेशियो, दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर यूजेस ऑफ डायमेंशन, ओके, डायमेंशन के क्या यूजेस होते हैं ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लो। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एरर इन मेजरमेंट, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि कौन कौन सा टाइप एरर होता है। डीआरडीओ में पिछली बार कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए थे। अब अगर हम एरर्स में जाएंगे तो यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर हमें दिखाई देते हैं। एरर मीन्स क्या होता है, अगर मैं बोलूँगा कि मराठी में त्रुटि, त्रुटि मीन्स क्या होता है कि कुछ गलतियाँ होती है, मेजरमेंट करते समय कुछ गलतियाँ हो जाती है, या आउटर एनवायरनमेंट की वजह से कुछ गलतियाँ हो जाती है, या हमारे पास हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके उससे कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो जो भी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं या जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उससे जो वैल्यूज़ आएगी उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्यों आ रहे हैं चेंजेस, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, या अदर कोई फैक्टर हो सकते हैं। तो ये जो भी गलतियाँ हो रही है दैट इज कॉल्ड एरर। अब एरर में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो उसमें से हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में हम फर्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी प्रैक्टिकल करना है, लेट अस सी कि मुझे मेजरमेंट करना है आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, तो मेरे पास एक थर्मामीटर है। बाद में पता चला कि हमारे पास जो थर्मामीटर है, ओके, वो डिफेक्टिव है, ओके, या उसमें कुछ थोड़ा सा लीक है, या उसे बनाते समय प्रॉपरली बनाया नहीं गया है। ओके, तो उसकी वजह से क्या है, एक्चुअली टेम्परेचर 10 डिग्री है बाहर, और हमारे पास जो थर्मामीटर है वो 12 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है। इसमें इट मीन्स क्या होता है, 2 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है,
ना तो ह्यूमन की वजह से आ रहा है, ना तो एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रहा है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, that is called instrumental error. The error arise due to the defect in the manufacturing, in the design and measuring of the instrument. सेकंड है हमारे पास imperfection in experiment टेक्निक। कभी कभी क्या हो जाता है कि प्रोसीजर की वजह से, ओके, एक प्रॉपर प्रोसीजर से हमें जाना होता है, उस प्रोसीजर से ना जाकर हम कुछ दूसरे प्रोसीजर से जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उसमें भी कुछ जो हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, ओके। तो उसकी वजह से भी एरर आता है। दूसरा होता है हमारे पास पर्सनल एरर। दिस एरर इज डिराइव ड्यू टू द इन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर। इन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर मीन्स हमारे पास पर्टिकुलर टाइप के, ओके, पर्टिकुलर टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ओके, उसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, ओके। लेट अस से अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक रूलर है, दैट इज अ स्केल, ओके, एंड मेरे पास यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स हैं। तो हमेशा रूलर होता है कि रूलर को बिल्कुल परपेंडिकुलर देखा देखा जाना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा या इस डायरेक्शन से वर्टिकली देखूंगा तो मेरा जो 1-2 mm का फर्क आ सकता है। लेकिन अगर मैं प्रॉपरली देखूंगा, ओके, तो वहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ सकता, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, ओके। जो भी ऑब्जर्वर है वो किस तरह से इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है या ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ओके। अगर ऑब्जर्वर की तरफ से कोई एरर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। दूसरा एरर हम देखते हैं रैंडम एरर। अब रैंडम एरर मीन्स क्या होता है, एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज अराइव ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सी, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, ओके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो होता है, मुझे इसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए। 1-2 डिग्री का फर्क होगा तब चलेगा। बट अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या इसके वजह से इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं? यस, ऑब्वियसली उसके वैल्यूज में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है उसकी रिएक्टिविटी कम ज़्यादा हो सकती है, या जो हमें बाय प्रोडक्ट चाहिए उसमें कब चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर मतलब एनवायरनमेंट की वजह से हमारे जो प्रैक्टिकल है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है कहाँ ना कहाँ। तो दिस एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर मीन्स दैट इज एनवायरमेंटल एरर भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कभी कभी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, प्रेशर चेंजेस, विंड की स्पीड ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट काउंट एरर। अब लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, लेट अस सी मेरे पास एक कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ओके, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम 0.700 mm तक वैल्यू मेजर कर सकता है। 0.700 mm तक वैल्यू मेजर कर सकता है। बट बाद में मुझे पता चला कि जो हमने जो सब्सटेंस लिया था उसका जो मेजरमेंट था वो 0.690 था। वो जो सब्सटेंस लिया था उसका मेजरमेंट था 0.690। बट एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक मेजर कर सकता है, यहाँ तक। बट ये तो हमारे रियल वैल्यू है और इंस्ट्रूमेंट ने क्या मेजर किया, ये। तो जो डिफरेंस आया है, ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, वो इतना ही लीस्ट काउंट कर सकता है। तो अगर इस तरह का कुछ एरर आता है, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, उसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है। एब्सोल्यूट एरर मीन्स क्या होता है, the measurement of the physical quantity difference between true value, okay, difference between true value and individual measurement value is called absolute error. mean absolute error क्या होता है, sum of the absolute error in each observation and number of the observation. उसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर और द फ्रैक्शनल एरर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहा है, आप ये पढ़ के भी याद रख सकते हैं, उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे है उसे मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। अब यहाँ पे एक बताने वाली चीज़ है, अगर कोई चीज़ ऐसे पॉइंट में देखे हैं, लेट अस सी 5.34116, ओके। तो जब भी अगर वैल्यू पॉइंट के बाद कोई वैल्यू 5 से ऊपर होती है तो क्या करना है, उसका एक कैरी इधर दे देना है और उस वैल्यू को लिख देना है 1345, ओके। तो इस तरह ये हमें रूल फॉलो करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। आई होप नेक्स्ट पार्ट को भी आप इस तरह ही सपोर्ट दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।